नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। आज हम SNWI 35% कोटा के क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध कराया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद कार्ड। ये थोड़ा सा ब्लर है, इसका स्कैनिंग ब्लर हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया मैंने। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। सेकंड क्वेश्चन है, केसेस इन्वॉल्विंग इंटर रेलवे ट्रांसफर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन शाल बी रेफर्ड टू डैश फॉर अप्रूवल। इंटर रेलवे ट्रांसफ़र जो स्पोर्ट्स पर्सन के होते हैं उसके लिए किसका अप्रूवल लगता है? तो इसके लिए रेलवे बोर्ड का ही अप्रूवल लगता है। इसके लिए आरबी नंबर हमें देखना है, RBE 23/2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टर कैन बी रिटेन्ड। यह है क्वार्टर कैन बी रिटेन्ड डैश पीरियड आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद क्वार्टर कितने दिनों के लिए रिटेंशन मिल सकता है? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें है 4 मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट एंड 4 मंथ्स ऑन मेडिकल ग्राउंड। नेक्स्ट है 3 मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट एंड 4 मंथ्स ऑन मेडिकल ग्राउंड। सी है 24 मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट एंड 6 मंथ्स ऑन मेडिकल ग्राउंड। डी है 18 मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट। ये क्वेश्चन पेपर 2020 का है, उस समय शायद फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, लेकिन अभी इसमें चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस ये है कि 4 मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट अभी रिटेंशन मिलता है आफ्टर सुपरएन्युएशन, और 4 मंथ्स ऑन डबल रेंट इस तरह के, उसमें मेडिकल ग्राउंड हटा दिया गया है। तो इसके लिए आरबी नंबर RB 99/2020 देखना है। अभी ये कब इशू हुआ था और ये इस पेपर का डेट क्या है वो टैली करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कॉम्पिटेंट टू अप्रूव अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टाफ वर्किंग इन बांदेल EMU कार शेड। बांदेल के जो EMU कार शेड है उस वहाँ का अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? तो ये बांदेल जो है ये आता है हावड़ा डिवीजन में। तो ये जोनल रेलवे है, तो इसके डिवीजन हावड़ा डिवीजन में। तो इसके लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर इसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो PCPO ही रहेगी, क्योंकि कंट्रोलिंग ऑफिसर है यहाँ पे सीनियर DTR कंट्रोलिंग ऑफिसर है। तो वो तो हो नहीं सकते डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए अप्रूवल PCPO का ही लगता है, चाहे EMU कार शेड क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू OBCs इन रिक्रूटमेंट। OBC एम्प्लॉइज कैंडिडेट्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितनी परसेंट रिजर्वेशन होता है? तो ये होता है 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिडक्शन टू लोअर स्टेज in the time scale of pay by one stage for a period of 4 years without cumulative effect is major penalty। लोअर स्टेज पे रिडक्शन किया जाना है और वो कितने स्टेज के लिए? 1 स्टेज। कितने पीरियड के लिए? फॉर 4 ईयर्स के लिए विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो क्या ये मेजर पेनल्टी है क्या? हाँ, ये मेजर पेनल्टी है, क्योंकि माइनर पेनल्टी में सेम वर्डिंग है, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years।
3 साल से ज़्यादा, माइनर पेनल्टी में 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 4 ईयर्स है, इसलिए मेजर पेनल्टी में आ जाएगा। सेकंड है रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज in the time scale of pay for a specified period with further direction as to whether on expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing future increment of his pay is major penalty। ये एज इट इज़ मेजर पेनल्टी में दिया गया है, तो ये दोनों ट्रू है, बोथ ट्रू। इसमें कुछ आपका इंटरप्रिटेशन हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो पेनल्टीज़ है, माइनर और मेजर पेनल्टीज़, ये एज इट इज़ हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज ऑफ सीनियर क्लर्क्स आर फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सीनियर क्लर्क का कोटा कितना होता है, डीआर कोटा, तो ये होता है 20%। इसमें एलडीसी का कोटा होता है, एलडीसी का कोटा है 13 1/3 और नॉन सिलेक्शन होता है 66 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज नॉमिनेटेड बाय इशूइंग। इस 62 नंबर क्वेश्चन में एक बात और बतानी है कि जैसे हम यदि वेलफेयर इंस्पेक्टर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका कोटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशनल कोटा, वो भी हमें देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज नॉमिनेटेड बाय इशूइंग। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नॉमिनेशन करने के लिए कौन सा एसएफ फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म E8 यूज़ किया जाता है, SF8। बाकी के स्टैंडर्ड फॉर्म भी यहाँ दिए गए, जैसे SF2 ये डीम सस्पेंशन के लिए है, SF7 अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, और SF3 ये है सर्टिफिकेट इशूड बाय सस्पेंडेड एम्प्लॉय। सभी SF फॉर्म के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एक्सीडेंट फ्री अवार्ड। एक्सीडेंट फ्री अवार्ड के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ जो ऑप्शंस है शंटमैन, कैबिन मैन, गार्ड और लोको पायलट। गार्ड और लोको पायलट ये सेफ्टी कैटेगरी में है, शंटमैन भी सेफ्टी कैटेगरी में है, कैबिन मैन नहीं आते, तो ये दीज आर नॉट एलिजिबल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दी जा सकती है, तो ये 5 ईयर्स दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए जॉइंस एज सीनियर क्लर्क इन सीनियर डीपीओज ऑफिस। कोई मिस्टर ए है, वो सीनियर क्लर्क एज ए सीनियर क्लर्क सीनियर डीपीओ ऑफिस में ज्वाइन करते हैं 14/8/2020 को, मतलब हाफ ईयर्स के बाद। हाउ मेनी डेज कैजुअल लीव विल ही गेट, तो उनको कितनी कैजुअल लीव मिलेगी, तो उनको पूरी मिलेगी 8 डेज। इसे मास्टर सर्कुलर में इसे दिया गया है, तो ये मास्टर सर्कुलर है 15। नेक्स्ट है, चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन। चाइल्ड केयर लीव कितने दिनों, मिनिमम कितने दिनों के लिए दी जा सकती है, तो मिनिमम ये दी जा सकती है 5 डेज के लिए। इसके लिए आरबी हमें देखना है, जिसमें लीव के बहुत से चेंजेस हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आरबी है ये, इसे आप ज़रूर पढ़ें। इसके पहले के वीडियो में भी ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ वर्कर वर्क्स इन फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर 48 आवर्स से ज़्यादा काम करता है इस 1 वीक में, इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क ही विल बी एंटाइटल्ड टू वेजेस एट द रेट ऑफ। उसके ओवर टाइम किस रेट से मिलेगा, तो
ये फैक्ट्री एक्ट में इसको दिया गया है, तो इसके अनुसार ट्वाइस रेट है, द रेट ऑफ ट्वाइस ऑफ हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज। फैक्ट्री एक्ट बहुत माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी इन अ वीक फॉर इंटेंसिव क्लास ऑफ एम्प्लॉयज एज पर एच के अनुसार इंटेंसिव क्लास के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका वर्किंग आवर्स कितना रहता है, तो उनका रहता है 48 आवर्स। उसका रेस्ट कितना रहता है वो भी देख लेना चाहिए, कंटिन्यूस का कितना है वो भी देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, रूल्स डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स डील्स विथ रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स का कौन सा रूल मैरिज के रेस्ट्रिक्शंस के संबंधित है, तो ये रूल नंबर 21 है। इसे इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग कि मैरिज का जो बॉयज़ का एज होता है वो 21 ईयर्स है, तो उसी ना अरे इसको याद रख सकते हैं। तो रूल नंबर 13 भी हमें देख लेना चाहिए। रूल नंबर 13 गिफ्ट के संबंध में, 13 जो है वो गिफ्ट के संबंध में। जब 13 आता है तो 13A को भी याद रखना चाहिए, वो डॉवरी के संबंध में। रूल नंबर 14 है पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर। और रूल नंबर 20 है कैनवसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंस, ये भी इम्पोर्टेंट है रूल नंबर 20। कैनवसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी एम्प्लॉयज़ प्रेशर लाते हैं, एमपीज़ का, एमएलएस का, या पॉलिटिकल प्रेशर लाते हैं, तो वो हम नहीं ला सकते, तो एज पर रूल नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLE कैन बी फाइल्ड, स्पेशल लीव पिटिशन, SLF है, SLP सॉरी SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन कहाँ फाइल की जाती है, तो स्पेशल लीव पिटिशन ये हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, रूल नंबर डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स डील्स विथ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ड्रिंक्स और ड्रग्स के संबंध में कौन सा रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल? रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी याद होने चाहिए। तो ये है रूल नंबर 22। इसे इस तरह से याद रख सकते, दो पैक हमने इस तरह से याद रखा था इसको। रूल नंबर 21 अभी ऊपर देखा है मैरिज के संबंध में है, और रूल नंबर 23 जो है इंटरप्रिटेशन से संबंधित है, और रूल नंबर 24 वो डेलीगेशन ऑफ पावर के संबंध में है। 24 डेलीगेशन ऑफ पावर है। और रूल नंबर 23 जो है वो है इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल। ग्रीवांस रिड्रेसल से संबंधित निम्न में से कौन सा है, तो इसमें है निवारण। निवारण जो है वो ग्रीवांस रिड्रेसल से संबंधित है। कॉम्ट्रॉन क्या है? कॉम्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र से संबंधित वेबसाइट है। अनुभव से ये जो है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के अनुभव हम यहाँ शेयर कर सकते हैं। और
अर्पण जो है वो सेटलमेंट का मॉड्यूल है। अनुभव जो है आउटस्टैंडिंग वर्क डन ड्यूरिंग सर्विस, उसका सबमिशन हम इस अनुभव वेबसाइट पे कर सकते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज। इसमें मैक्सिमम 5000 वर्ड्स तक अपने अनुभव रिटायर्ड एम्प्लॉय शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वंस। इनमें से ऑड वंस कौन सा है, ऑड कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कंपैशनेट अलाउंस। सेकंड है सबसिस्टेंस अलाउंस। थर्ड है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। और फोर्थ है डीम्ड सस्पेंशन। ऑप्शन देखते हैं, कंपैशनेट अलाउंस, ये पेनल्टी के बाद किसी को रिमूव किया जाता है तो उसमें दिया जा सकता है। सब्सटिट्यूशन अलाउंस सस्पेंशन से संबंधित है। और डीम सस्पेंशन तो ये भी सस्पेंड, मतलब ये पनिशमेंट से संबंधित है तीनों, ए बी और डी। तो ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ये इसमें से अलग है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, सस्पेंशन ऑर्डर टू बी रिव्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ मैक्सिमम डेज। सस्पेंशन ऑर्डर का रिव्यू कितने दिनों के बाद किया जाना चाहिए? तो ये है 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, एनुअल मैक्सिमम लिमिट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज। ये है 27,000 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की लिमिट। नेक्स्ट है HRA रेट ऑफ एन एम्प्लॉय वर्किंग इन रेलवे बोर्ड एंड स्टेइंग इन न्यू दिल्ली इज। तो ये है 24%। एज ऑन डेट यानी 17 अप्रैल 2022 को ये 27% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय रिफ्यूजिंग ट्रांसफर ऑन प्रमोशन इन राइटिंग शुड बी डिबार्ड फॉर प्रमोशन फॉर अ पीरियड ऑफ। कोई एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए रिफ्यूजल देता है तो प्रमोशन कितने दिनों के लिए उसको डिबार किया जाता है? तो 1 ईयर के लिए किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल क्लेम्स फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस शुड बी प्रिफर्ड विद इन डैश मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के कितने दिनों के भीतर रिइंबर्समेंट के लिए क्लेम किया जाना चाहिए? तो 6 मंथ से। इसके पहले के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया है। सस्पेंडेड एम्प्लॉय गेट्स कंपैशनेट अलाउंस। हाँ, सस्पेंडेड एम्प्लॉय गेट कंपैशनेट अलाउंस नहीं, कंपैशनेट अलाउंस नहीं मिलता है, इनको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लाइसेंस पोर्टर आर एलिजिबल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री पासेस। हाँ, उनको मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 इज रॉन्ग। यहाँ ऑप्शन देख लेते, ओनली 1 इज राइट, नहीं, ओनली 2 इज राइट, बोथ 1 and 2 आर राइट, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग, ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ओनली 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंडेड एम्प्लॉय मे रिप्रेजेंट ट्रेड यूनियन इन PNM। हाँ, ये करेक्ट है, सस्पेंडेड एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। There is no objection to accept resignation of suspended railway employee without revoking the order of suspension. Order of suspension को रिवोक किए बिना उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है क्या? तो इसके लिए RB इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 94/04, इसे देख सकते हैं, ये सस्पेंडेड एम्प्लॉय से संबंधित है। सॉरी, ये है सस्पेंडेड फर्स्ट के समय, सस्पेंडेड एम्प्लॉय में पार्टिसिपेट इन PNM। पार्टिसिपेट उससे संबंधित है। और रेजिग्नेशन के संबंध में ये मास्टर सर्कुलर 21 देखना है, और सस्पेंशन के संबंध में मास्टर सर्कुलर 64 दिन। उसके अनुसार
जो रिज़ाइन करते हैं सस्पेंडेड एम्प्लॉय, उसका जनरली नॉर्मली उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है सस्पेंडेड एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 सॉरी, ये जो 1 नंबर का स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ओनली 1 इज राइट। ये राइट है, ओनली 1 इज राइट, यस। ओनली 2 इज राइट, नहीं। बोथ 1 एंड 2 आर राइट, नहीं। बोथ 1 एंड 2 आर रॉन्ग, नहीं। तो ऑप्शन ये ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रेंट ऑफ रेलवे हॉलीडे होम्स फॉर ग्रुप सी स्टाफ, ग्रुप सी स्टाफ के लिए कितना है? हॉलीडे होम्स का रेंट कितना होता है? तो इसका रेफरेंस मुझे मिला नहीं, लेकिन ये शायद 12 है। फिर भी इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेलवे एस्टेब्लिशमेंट गवर्न्ड बाय फैक्ट्री एक्ट, इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू सेट अप कैंटीन इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज मोर देन। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार वहाँ कैंटीन की सुविधा देनी चाहिए यदि एम्प्लॉय की संख्या इतने से ज़्यादा हो। तो यह है 250 एम्प्लॉय से ज़्यादा अगर किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्कर्स है, तो वहाँ पे कैंटीन प्रोवाइड करनी चाहिए। चेयरमैन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ CSBF, सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? उसके चेयरमैन PCPO सर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC ऑफ रेलवे ऑफिसर्स इन कन्फर्म्ड जे ग्रेड? तो उनका जे ग्रेड में जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनका पे लेवल कितना होता है? तो उनका पे लेवल होता है लेवल 12। ये लेवल 13 उनको लेवल 12 इज इक्वल टू GP 7600 है, और लेवल 13 इसका GP जो 6 पे कमीशन का GP है वो था 8700। तो ये सिलेक्शन ग्रेड वाले होते हैं। 8600 जो है लेवल 13 वो सिलेक्शन ग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा पर रेलवे पर ईयर इज, ये 2 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स इन ग्रुप C पोस्ट एज रिलैक्सेशन फॉर जनरल कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट में फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन्स होते हैं, विकलांग पर्सन्स जो होते हैं, उनके लिए ग्रुप C पोस्ट में एज रिलैक्सेशन कितना दिया जाता है? तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, तो हम UR ही पकड़ेंगे। तो UR के लिए 10 ईयर्स है। यदि वही फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन्स है वो SC ST है तो उन्हें 15 ईयर्स दिया जाएगा, और यदि वो OBC है तो उन्हें 13 ईयर्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, जॉइनिंग लीव कैन बी कंबाइंड विथ मेडिकल लीव। जॉइनिंग लीव जो होती है वो मेडिकल लीव के साथ कंबाइन ली जाती है। जॉइनिंग लीव कैन बी कंबाइंड विथ LAP। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 2 इज राइट। तो जॉइनिंग लीव जो है वो एक्सेप्ट CL किसी भी लीव के साथ ज्वाइन ली जा सकती है, कंबाइनली ली जा सकती है। इसके लिए मास्टर सर्कुलर नंबर 6 देखना है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें मास्टर सर्कुलर्स भी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ फॉर EWS कैटेगरी इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज। EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितना परसेंटेज कोटा है, रिजर्वेशन है? तो उनके लिए है 10
10%। ये 10% का कोटा ये लागू हुआ था 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ कैंटीन शुड हैव द अप्रूवल ऑफ, मतलब किसी फैक्ट्री में कैंटीन या कहीं भी कैंटीन यदि हमें इस्टेब्लिश करनी है तो उसके प्रपोजल के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? तो उसके प्रपोजल के लिए रेलवे बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैन इसके लिए मास्टर सर्कुलर 38 हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन अदालत डील्स विथ, पेंशन अदालत किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ओनली पेंशन इश्यूज, ऑल टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पेमेंट एंड सीजी अपॉइंटमेंट, ऑल्सो रिवीजन ऑफ पेंशन। तो ओनली पेंशन से संबंधित है, रिवीजन ऑफ पेंशन ये भी पेंशन से संबंधित है, सेटलमेंट पेमेंट ये भी पेंशन। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑल टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पेमेंट, जितने भी प्रकार के सेटलमेंट पेमेंट है उसका डीलिंग पेंशन अदालत में, या फिर उससे संबंधित कोई ग्रीवांस है तो पेंशन अदालत में हम उसको रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एल शेप्ड रोस्टर इज अप्लीकेबल इफ द कैडर स्ट्रेंथ इज, एल शेप्ड रोस्टर कब अप्लीकेबल होता है, उसकी कैडर स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए है अप टू 14 पोस्ट, मतलब 14 पोस्ट, अगर 14 पोस्ट अगर है या फिर 14 पोस्ट से कम है, 13 है, 12 है या 14 भी है तो एल शेप रोस्टर अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एक्सग्रेशिया लमसम सैंक्शन इन केसेस ऑफ ऑन ड्यूटी रन ओवर, ऑन ड्यूटी किसी कोई एम्प्लॉय रन ओवर होता है तो उसको एक्सग्रेशिया कितना मिलता है? तो इसके लिए आरबी नंबर इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 136/2016, इसे देखिए। इसके अनुसार ये है 25 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इंटर जोनल ट्रांसफर ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर्स इज, ग्रुप बी ऑफिसर्स के इंटर जोनल ट्रांसफ़र के लिए कौन कॉम्पिटेंट है? इसका रेफरेंस मुझे कहीं पे मिला नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में इसको बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा लॉजिक है, क्योंकि इनका रिक्रूटमेंट इनका जो सिलेक्शन होता है ये जीएम करते हैं, तो इसके लिए ट्रांसफ़र के लिए भी शायद जीएम ही अथॉरिटी होंगी। ग्रुप ए के लिए तो बोर्ड में जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में या कहीं आपको रेफरेंस मिलता है तो कृपया ज़रूर बताएं। जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ें सभी को पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर एंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर कोविड ड्यूटी इन हावड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, एनलिस्टेड कोविड हॉस्पिटल। तो हावड़ा में ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, तो जो कोविड हॉस्पिटल के लिए भी उसको एनलिस्ट किया गया था, तो वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ को एंगेज करना है तो उसके लिए अप्रूवल किसका रहेगा? तो CMS, AGM, PCPO, DRM। तो ये DRM को अथॉरिटी दी गई थी कि वो कोविड के लिए पैरामेडिकल स्टाफ एंगेज कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने 28/3/2020 को एक लेटर इशू किया था, उसके अनुसार DRM को ये अथॉरिटी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग अप्लीकेशन फॉर स्विचिंग ओवर फ्रॉम NPS टू OPS ओल्ड पेंशन स्कीम इज, लास्ट डेट क्या थी इसके सबमिशन के लिए? जो क्लेम करना चाहते हैं कि NPS टू OPS के लिए, उसकी लास्ट डेट थी 31 मई 2020। तो ये RB नंबर इसका है 28/2020। इसके अनुसार ये लास्ट डेट दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिप्लाई टू अपील अंडर आरटीआई हैज़ टू बी फर्निश्ड विद इन। आरटीआई का रिप्लाई कितने दिनों के अंदर देना है? तो ये है 30 डेज के अंदर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस। क्वेश्चन नंबर 98, सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व ऑन। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सद्भावना दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका जन्म दिवस है। नेक्स्ट 99, महापरिनिर्वाण दिवस इज ऑब्जर्व ऑन। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये है 6 दिसंबर। इसमें ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका निधन हुआ था, डेथ हुई थी, तो उसे एज ए महापरिनिर्वाण दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। 14 अप्रैल ये उनकी जयंती, उनका बर्थडे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनका बर्थ जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, रूल 13 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डील्स विद। ये ऊपर भी बताया गया था, तो ये रूल 13 जो है ये गिफ्ट से संबंधित है और डावरी से संबंधित ऊपर बताया था, रिपीट हो जाएगा। 13A है, डावरी से संबंधित। A canvassing of non-official or other influence और एक्विजिशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो रूल 18 है। कैनवासिंग का आप देख लीजिए। कैनवासिंग का रूल आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ये हम जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद ढूंढते हैं तो हमें याद हो जाते हैं, इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। और कमेंट्स बॉक्स में जब इंटरेस्ट के साथ आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं और ना ही मैं भूलूँगा। पार्ट बी पे आते हैं, ये राजभाषा से संबंधित है। एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज राजभाषा ऑफ द यूनियन। राजभाषा एक भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये है 3431। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। सीधे क्वेश्चन है, विच इज अ फॉरेन लैंग्वेज इन शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विथ राजभाषा। शेड्यूल द लैंग्वेज इन द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विच डील्स विथ राजभाषा। फॉरेन लैंग्वेज कौन सी है? जो 22 भाषाएं हैं उसमें से फॉरेन लैंग्वेज कौन सी है? जर्मन नहीं है, उर्दू नहीं है, फ्रेंच नहीं है, उसमें नेपाली एक लैंग्वेज है जो विदेशी भाषा है हमारे 22 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेन रीजनल लैंग्वेज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा कौन सी, मुख्य क्षेत्रीय भाषा कौन सी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए, आसामीज, बोडो, इंग्लिश और डोगरी। डोगरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। बोडो जो है वो आसाम बोडो और आसामीज आसाम में है। तो ये इंग्लिश एक बच जाती है, तो ये इंग्लिश मेन रीजनल लैंग्वेज वहाँ की है। इसे भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में देखिए। इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर राजभाषा डिस्क्राइब्ड। राजभाषा के कौन से शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में राजभाषा से संबंधित है? तो शेड्यूल नंबर 8 जो है 8वीं सूची, वो राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? यूनियन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है?
तो ये है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम व्हेन डिड सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट। सेक्शन 3 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का वो कब से लागू हुआ, तो ये है 26 जनवरी 1965 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमिटीज। केंद्रीय हिंदी समिति का चेयरमैन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वॉज प्रिपेयर्ड। कौन से वर्ष में रेलवे बजट का हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था 1956 में। तो ऑप्शन रहेगा 1955-56। तो उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे रेलवे मिनिस्टर थे। हम आने वाली वीडियो में प्रयास करेंगे कि लेटेस्ट क्वेश्चन पे कोई वीडियो बनाया जाए, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो इन विच रीजन इज वेस्ट बंगाल क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के अनुसार वेस्ट बंगाल कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, तो ये कौन से रीजन में आता है, तो ये आता है सी रीजन में। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए सभी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट भी अच्छे से सॉल्व किया है। आपका फर्स्ट पार्ट में अच्छा सहयोग मिला है, कमेंट्स भी अच्छे आए हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने जो समय दिया है वॉच करने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।